अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इलिनॉय राज्य में नेशनल गार्ड तैनात करने के ट्रंप के अनुरोध को खारिज कर दिया है। अमेरिका में 2026 में प्रवासियों की बड़े पैमाने पर जांच की तैयारी की जा रही है। यूकैस ने 2025 के लिए अपने काम की अंतिम रिपोर्ट पेश की है। आइस ने 80,000 से अधिक हिरासत में लिए गए लोगों को रखने के लिए नए मेगा वेयरहाउस खोलने की योजना बनाई है। साल 2025 में अमेरिका में 16 लाख से अधिक विदेशियों ने अपनी कानूनी स्थिति खो दी। विदेश विभाग ने जनवरी 2026 में वीजा की उपलब्धता पर नए आंकड़े जारी किए हैं। अमेरिका में कुछ श्रेणियों के प्रवासियों के लिए सब्सिडी प्राप्त करने पर नया प्रतिबंध लगाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज 28 दिसंबर है और हम अमेरिका की खबरें रूसी भाषा में शुरू कर रहे हैं। पहली खबर ट्रंप प्रशासन की 2026 के लिए अवैध प्रवास से निपटने की योजनाओं से जुड़ी है। जैसा कि कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों को पता चला है, ट्रंप प्रशासन हजारों नए आइस और बॉर्डर कंट्रोल एजेंटों की भर्ती करने, कार्यस्थलों पर छापेमारी बढ़ाने और एक नया डिटेंशन सेंटर खोलने की योजना बना रहा है। ये इस बात का संकेत है कि प्रशासन 2026 में प्रवासन नियंत्रण को काफी मजबूत करने की योजना बना रहा है, जिसमें कार्यस्थलों पर नए छापे शामिल हैं, यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जिन्हें पहले सुरक्षित माना जाता था, जैसे कि कृषि और होटल क्षेत्र। अलग से यह भी उल्लेख करना चाहिए कि 2026 में अवैध प्रवासियों की तलाश के लिए निजी कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा। यानी बहुत संभावना है कि आने वाले साल में हम देख सकते हैं कई निजी कंपनियां जो अवैध प्रवासियों की तलाश के मामलों में अमेरिकी सरकार के लिए ठेकेदार के रूप में काम करेंगी। इन योजनाओं की घोषणा उस समय की गई है जब प्रवासन के मुद्दे पर ट्रंप की स्वीकृति रेटिंग उन शहरों में 41% तक गिर गई है जहां प्रवासी आबादी अधिक है। इन सब के बावजूद अमेरिका में अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए गतिविधियां जारी रहेंगी। आइस द्वारा मेगा वेयर हाउसों के पुनर्निर्माण की योजनाएं प्रकाशित की गई हैं। इन वेयरहाउसों को अवैध प्रवासियों के लिए डिटेंशन केंद्रों में बदला जाएगा, यानी डिटेंशन सेंटर्स। कुल मिलाकर आइस ऐसे ठेकेदारों की तलाश कर रहा है जो औद्योगिक वेयरहाउसों को 7 बड़े मेगा सेंटर्स और 16 छोटे केंद्रों में बदल सके, ताकि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके जिसमें एक साथ 80,000 से अधिक अवैध प्रवासियों को रखा जा सके। ये हब एंड स्पोक मॉडल के तहत हिरासत में लिए गए लोगों की त्वरित प्रोसेसिंग और निर्वासन की एक प्रणाली बनाने की अनुमति देगा। इसमें होता यह है कि नए गिरफ्तार किए गए लोगों को सबसे पहले विशेष केंद्रों में प्रोसेसिंग के लिए लाया जाता है और उसके बाद ही उनके दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू होती है। इस तरह के डिटेंशन सेंटर्स की संख्या बढ़ने से यह साफ है कि आइस का काम रुक नहीं रहा है, बल्कि और तेज हो रहा है। यूसीआईएस ने 2025 के लिए अपने काम का रिपोर्ट पेश किया है। निगरानी को मजबूत करने के अलावा और नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया के लिए नए टेस्ट लागू करने के साथ साथ यूसीआईएस ने कुछ दिलचस्प आंकड़े भी पेश किए हैं। यूसीआईएस की अंतिम रिपोर्ट, जिसका नाम है मेकिंग अमेरिका सेफ अगेन 2025, में एफडीएनएस, जो कि यूएससीआईएस का धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का पता लगाने वाला विभाग है, द्वारा पकड़े गए 65% धोखाधड़ी के मामलों की जानकारी दी गई है। यही वो विभाग है जिसमें यूएससीआईएस के कर्मचारियों ने 29,000 से अधिक ऐसे केस भेजे जो उन्हें संदिग्ध लगे थे, और इन्हीं 29,000 संदिग्ध मामलों में से 65% में सच में धोखाधड़ी के संकेत पाए गए। इनमें से उदाहरण के लिए ऐसे केस शामिल है: इमिग्रेशन बेनिफिट फ्रॉड, यानी प्रवासन लाभ प्राप्त करने में की गई तथाकथित धोखाधड़ी। इसमें वीजा, ग्रीन कार्ड, नागरिकता और अन्य स्टेटस शामिल है। फर्जी शादियां, जो अक्सर फैमिली बेस्ड पिटिशंस के जरिए ग्रीन कार्ड पाने के लिए की जाती हैं। वर्क वीजा का दुरुपयोग, जैसे H1B और AB2 और AB3, यानी इसमें नकली योग्यताएं, फर्जी नियोक्ता वगैरह शामिल है। छात्र वीजा में धोखाधड़ी, खासकर F1 और J1 वीजा के मामले में। ये फर्जी दाखिलों और नकली दस्तावेजों की बाका। फर्जी शरणार्थी आवेदन, अक्सर वावा एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को सुरक्षा देने वाला कार्यक्रम है, और इसके साथ ही बड़ी संख्या में नकली दस्तावेज भी बनाए जाते हैं, जैसे फर्जी मृत्यु, जन्म और विवाह प्रमाण पत्र। और गलत जानकारी देना भी शामिल है। असल में यूसीआईएस इस बात पर जोर देता है कि आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी की जांच का काम 2025 में एक नए स्तर पर पहुंच गया है, और संभावना है कि 2026 में भी दस्तावेजों की समीक्षा के दौरान इन जानकारियों को बहुत ध्यान और बारीकी से परखा जाएगा। और जैसा कि आप पिछली खबरों के वीडियो से याद करते हैं, एक और बात जो जोड़ी गई है, इसके साथ ही आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच की जाएगी।
साथ ही 2025 में रिकॉर्ड संख्या में विदेशी नागरिकों 10 लाख 6 लाख से भी अधिक लोगों ने अमेरिका में रहने का अपना अधिकार खो दिया, क्योंकि अमेरिका में वैध रूप से रहने के लिए कई कार्यक्रम बंद कर दिए गए। इसी तरह 2025 में अमेरिका में पैरोल कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। कई देशों के लिए टीपीएस रद्द कर दिए गए और साथ ही CBP-1 एप्लीकेशन ने भी अपना काम बंद कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह इतिहास में संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी आप्रवासन मार्गों में सबसे बड़ी कमी थी। यह भी उल्लेखनीय है कि 2026 में ग्रीन कार्ड को निलंबित कर दिया गया है, जिसे तथाकथित विविधता वीजा लॉटरी कहा जाता है, जिसने हजारों विदेशियों को कानूनी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। उपरोक्त के अतिरिक्त यूक्रेनी नागरिकों को शरण प्राप्त करने के साथ साथ U4U कार्यक्रम के तहत अपनी स्थिति को विस्तारित करने में भी समस्याएं हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने जनवरी 2026 के लिए अपना बुलेटिन प्रकाशित किया है, जिसमें आमतौर पर विभिन्न श्रेणियों के प्रवासी वीजा की उपलब्धता की जानकारी दी जाती है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार AB1 और AB2 श्रेणी के वीजा में मध्यम प्रगति देखी जा रही है। वहीं तथाकथित फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजा में न्यूनतम बदलाव हुए हैं और संभवतः इनमें देरी होगी। ये F2A और F2B वीजा से संबंधित है, यानी ये सब जनवरी 2026 से ही लागू हो जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग A श्रेणी के मामलों की प्राथमिकता पर विचार करने की बात करता है, यानी उच्च योग्य विशेषज्ञों के केस। लेकिन भारत और चीन के आवेदकों के लिए विचार की अवधि अभी भी काफी लंबी बनी हुई है। अभी 4 वीजा के बारे में अलग से उल्लेख करना चाहिए। ये वीजा तथाकथित धार्मिक कार्यकर्ताओं की कुछ विशेष श्रेणियों को दिया जाता है। फिलहाल ये अनौपचारिक और अपुष्ट जानकारी है, लेकिन पेशेवर समुदाय में ये चर्चा जोरों पर है कि यही वीजा श्रेणी 2026 में सबसे पहले बंद की जाएगी। अमेरिका में कई चिकित्सा सब्सिडी तक पहुंच को सीमित करने की घोषणा की गई है। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने टैक्स और बजट कानून पर हस्ताक्षर किए थे, जो कानूनन मौजूद प्रवासियों यानी वैध रूप से उपस्थित प्रवासियों के लिए संघीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों तक पहुंच पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं। ये कानून उनके लिए मार्केट प्लेस और मेडिकेयर के माध्यम से सब्सिडी वाली कवरेज को सीमित करता है, और ये अधिकार केवल एक सीमित श्रेणी के विदेशियों के लिए छोड़ता है, जिन्हें लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट्स कहा जाता है, यानी वे लोग जिनके पास ग्रीन कार्ड है। CBO के अनुमान के अनुसार लगभग 14 लाख वैध रूप से उपस्थित प्रवासी बिना बीमा के रह जाएंगे, जिससे संघीय बजट को लगभग 130 अरब डॉलर की बचत होगी। लेकिन इसके साथ ही तथाकथित इमरजेंसी केयर पर बोझ बढ़ जाएगा। ये अमेरिका में चिकित्सा सेवा केंद्र हैं, जहां आप बिना मेडिकल इंश्योरेंस के सीधे जा सकते हैं। अवैध प्रवासी, जिन्हें अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स कहा जाता है, पहले की तरह इन कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसके साथ ही ये ध्यान देने योग्य है कि कुछ राज्यों में, जैसे न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, अपनी स्थानीय योजनाएं हो सकती हैं, जो अनियमित कानूनी स्थिति वाले या पूरी तरह से बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को मेडिकल इंश्योरेंस पाने में मदद करती हैं। लेकिन संघीय स्तर पर अब ऐसी योजनाओं के लिए फंडिंग कम कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलिनॉय राज्य में नेशनल गार्ड की तैनाती के लिए ट्रंप की याचिका खारिज कर दी है। 23 दिसंबर 2025 को अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट बहुमत से, यानी 6 बनाम 3, ट्रंप प्रशासन की उस आपातकालीन याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसमें निचली अदालतों के उस न्यायिक प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी, जो संघीय स्तर पर नेशनल गार्ड की तैनाती और मोबिलाइजेशन को शिकागो क्षेत्र, इलिनॉय राज्य में रोकता है। यह फैसला पहले से लागू उस आदेश को बरकरार रखता है, जो संघीय जज एप्रिल पेरी ने अक्टूबर 2025 में दिया था। याद दिला दूं कि अक्टूबर 2025 में ही ट्रंप में इलिनॉइस में नेशनल गार्ड के करीब 300 सैनिक भेजे थे, जिससे इलिनॉइस राज्य के हर स्तर पर भारी विरोध प्रदर्शन हुए। ट्रंप ने इस फैसले का कारण यह बताया था कि शिकागो में आइस के कर्मचारियों को अवैध प्रवासियों की धरपकड़ के दौरान सुरक्षा की जरूरत है। और सच में शिकागो की डिटेंशन सेंटर, जैसे कि ब्रॉड व्यू में, विरोध प्रदर्शन अक्सर आइस एजेंटों के साथ झड़पों में बदल जाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नेशनल गार्ड की तैनाती के लिए पर्याप्त वजह नहीं माना। यानी सुप्रीम कोर्ट की राय में इलिनॉय राज्य के पास नागरिक प्रतिरोध के इन रूपों से निपटने के लिए अपनी सभी आवश्यक क्षमताएं मौजूद हैं। वहीं इलिनॉय के गवर्नर प्रिट्स्कर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सत्ता के दुरुपयोग और अधिनायकवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। शिकागो के मेयर ब्रैंडन जॉनसन ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह फैसला लोकतंत्र और शहरों को सैन्यीकरण से बचाने के लिए है। वहीं व्हाइट हाउस ने जोर देकर कहा कि यह फैसला अवैध प्रवासियों के खिलाफ समग्र लड़ाई पर कोई असर नहीं डालेगा।
ये भी ध्यान देने योग्य है कि ये कंजर्वेटिव सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप की एक काफी दुर्लभ हार है और ये इसी तरह की तैनातियों को प्रभावित कर सकती है। अन्य शहरों में भी, जैसे लॉस एंजलिस, पोर्टलैंड, न्यू ऑर्लियंस, जिन्हें आमतौर पर शर्म देने वाले शहर कहा जाता है। प्रिय मित्रों, आज का एपिसोड इन्हीं खबरों से बना है। मुझे आपकी राय पढ़ना बहुत दिलचस्प हो रही है। कमेंट्स में लिखें और जाहिर है सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद और आपको आने वाले नए साल की शुभकामनाएं। नया साल आपके सभी सोचे हुए लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति लेकर आए।